देखिए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आईसीएसई बोर्ड 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 24 फरवरी को शेड्यूल्ड है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ मतलब नहीं होगा तो 2024 2025 में 2024 में नहीं हो गया था केमिस्ट्री और हिस्ट्री का पेपर, तो आगे पीछे हुई चलो कोई बात नहीं। 2024 में केमिस्ट्री में जो आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2025 प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। तो हम लोगों ने पहले सॉल्यूशन पढ़ लिया है, केमिकल मैकेनिक्स पढ़ लिया है, अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस चैप्टर को, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ। क्या पढ़ेंगे? फैराडे लॉ। फैराडे के दो लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो फैराडे फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि मान लो कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और आपका कोई इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो कुछ ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे निकल के क्या हो रहा है, इसमें जा रहा है, फिर यहाँ पे जाकर के क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। जैसे गैल्वेनाइजेशन में नहीं होता है, एनोड पे हम लोग क्या करते हैं, मेटल जिसको डिपॉजिट करना है उसको रखते हैं, और जिस पे डिपॉजिट करना है उसे कहाँ रखते हैं? कैथोड पे। तो धीरे धीरे वो सारे मेटल निकलते निकलते क्या हो जाएगा, आयन में जाते हुए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होते हुए कहाँ जाता है? कैथोड पे। कहाँ चले जाते हैं? कैथोड। और एनोड पे क्या बनता है? एनोड पर। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि ग्राम क्वांटिटी ऑफ मेटल, ये आप लिख लीजिए, हम लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ग्राम क्वांटिटी ऑफ मेटल लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनोड और कैथोड और एनोड। ग्राम क्वांटिटी ऑफ मेटल deposited or liberated at cathode and anode directly proportional to the quantity of charge passed in a electrolyte. Quantity of charge passed in a electrolyte. So graph quantity W directly proportional to the Q. So W equal to ZQ और W equal to ZQ की जगह IT। तो Q क्या है? IT। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगर फैराडे सेकंड लॉ की बात करें तो ये बात करता है कि दो या दो से ज्यादा अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अरेंज करते हैं, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर आप क्या करते हैं, सीरीज में अरेंज करते हैं, दो या दो से ज्यादा आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर सीरीज में अरेंज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, if two or more than two electrochemical cells are arranged in series, then the ratio of their gram equivalent are identical. Gram equivalent of first equal to the gram equivalent of second equal to the gram equivalent of third. Gram equivalent क्या होता है? Gram upon equivalent weight of first, gram upon equivalent weight of second, और gram upon equivalent weight of third. आप कहोगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर। लाइक Al+3 का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? तो कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एल्यूमिनियम का? 27, वैलेंसी कितनी है? 3। इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम का कितना आएगा? 9। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके आप बड़े आराम से इस न्यूमेरिकल को कर लोगे पार्ट ए में। फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? फैराडे। क्या होता है? फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है? 1 फैराडे में क्या होता है? 1 मोल ऑफ चार्ज। 1 मोल ऑफ चार्ज सॉल्व करोगे अगर पूरा, तो आप 1 मोल ऑफ चार्ज 6.022 into 10 की पावर माइनस 10 की पावर 23 into सब मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 96500। कितना आ जाएगा? 96500। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? फैराडे। और इसको लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू Q अपॉन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो सकता है? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 मोल। मतलब अगर आप पूरा लिखोगे तो क्या होगा? 6.022 into 10 की पावर 23, 1.6 into 10 की पावर माइनस 90। सब सॉल्व करने के बाद ये आया। तो भाई कोई जरूरी तो है नहीं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को जरूरत है नहीं। तो ये फॉर्मूले को और अगर हम लोग अपडेट करेंगे तो इसे लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे की जगह Q अपॉन 96500, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट Q की जगह I into T अपॉन 96500। 100% इस साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, शर्त लगा लो आप।
आप YouTube चैनल पे आके गालियां लिख देना अगर इस फॉर्मूले पे अगर न्यूमेरिकल नहीं आया इस साल तो आप आइए YouTube पे और गालियां लिखिए अगर ये न्यूमेरिकल नहीं आया तो, ठीक है। अरे हम नहीं करेंगे वीडियो डिलीट, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा इस बार 100% आएगा, ये क्वेश्चन 100% आएगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो उसने कह दिया कि मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया, लेट कोई क्वेश्चन देखिए इसमें, इस पे कोई क्वेश्चन है लिखाओ 0, अगर इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 क्या है, 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कोई क्वेश्चन है मिला यहाँ पे तुम लोगों को 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 हैड ए रेजिस्टेंस इन ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे वाले पे। देखिए बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये शायद थोड़ा सा मुझसे रॉन्ग हो रहा है क्वेश्चन, ये नहीं था। इसमें ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट द, मान लो क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्राम क्वांटिटी ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, calculate the gram quantity of copper deposited on cathode when solution of CuSO4 electrolyzed bypassing current of 2 ampere for 20 मिनट। तो कैसे करोगे बेटा, कैलकुलेट द ग्राम, क्या निकालना है x ग्राम, तो अपना फॉर्मूला क्या है, ये ग्राम x इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट गिवन रहेगा क्वेश्चन पेपर में, और Cu+2 है ना, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, और यहाँ पर क्या है I × T, करंट कितना है 2 एम्पियर, टाइम कितना है सेकंड्स, और अपॉन 96500 x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप बड़े आराम से कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, और ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक। इसके बाद ये अपना पार्ट अपना खत्म। ये इतने ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पार्ट ए में। आप या तो यहां पर आएगा 1 फैराडे इक्वल टू 96500, ठीक है। या तो क्वेश्चन आ सकता है कि आप कंपेयर करो, क्या करो कंपेयर, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कंपेयर करो। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ यहाँ पर Ag, और यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या दे दिएगा सिल्वर, और उनके मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो फाइंड आउट करो। आप ये भी आ सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, इस टाइप का क्वेश्चन कम ही आता है। मान लीजिए आपको देखिए कि ग्राम ऑफ सिल्वर दिया है इतना, ग्राम ऑफ एल्युमिनियम दिया है इतना, तो अगर ग्राम मान लो इसका x इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1, इसका y इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 3, x y क्या हो जाएगा हमारा x और 1 y करेंगे तो 108 डिवाइड बाय 9, तो कितना आ जाएगा 12:1। तो अगर तुमसे कह दिया जाए कि ग्राम रेशियो ऑफ द ग्राम क्वांटिटी कितना होगा, अगर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर और एल्युमिनियम बराबर है तो दोनों के ग्राम के रेशियो क्या होंगे 12:1। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी पार्ट ए में इसके अलावा कुछ नहीं। फिर अगर हम लोग का सेकंड पार्ट में जाएं, पार्ट बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्ट बी, यहाँ पर हम आपको वैसे बता रहे हैं कि सीधे एग्जाम में आप इतना भी पढ़ के चले जाओगे तो आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कर दोगे। पार्ट बी की बात हो रही है कंडक्टेंस, किसकी बात हो रही है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, ये कंडक्टेंस, यहाँ पे मान लो ये दो सेल हैं, सेल के बीच की सेपरेशन कितनी है L, और एरिया क्रॉस सेक्शन सेल का ये जो इलेक्ट्रोड है उनके एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है A, यहाँ पर सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड क्या है L। तो यहाँ पर एक टॉपिक पहला जो फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है सेल कांस्टेंट, क्या होता है सेल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है L/A। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हम लोग सेल के रिसर्च में पढ़ रहे हैं सारी चीजें। एक तो हम लोग मेटल के लिए पढ़ते हैं जिसमें रेजिस्टर वगैरह वो सब कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में किससे होती है कंडक्टिविटी, जो आयरन
और या फिर चार्ज, इलेक्ट्रोलिटिक चार्ज। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, K जो कि होती है 1/ρ। तो K की ρ की वैल्यू क्या होती है, मतलब को पता है R = ρl/a होता है, ρ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा RA/L। तो K = क्या हो जाएगा 1/RA/L। ये हमारे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया 1/RL/L/A। तीसरा होता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा m, जो कि होता है K × 1000/m, K × 1000/m। और चौथा होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो कि होता है K × 1000/नॉर्मैलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये चार फॉर्मूले 1 2 3 4 ये फॉर्मूले पढ़ लिए, आप बड़े आराम से इसका न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बड़े आराम से, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, मान लो एक क्वेश्चन एरिया में 0.02 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन, 0.02 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है, हैज रेजिस्टेंस ऑफ कितना है 200 ओम। 0.0 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन, मोलर CuSO4 सॉल्यूशन हैज a resistance of 200 ohm, ठीक है। if separation between electrode is 10 centimeter and area of electrode is 20 centimeter square, find first cell constant, second cell constant, second specific conductivity, K, third molar conductivity, fourth equivalent conductivity। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड कितना है 10, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा L/A, 10/20 कितना आ जाएगा 1/2, 0.5 कितना आ गया 0.5। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी K का फार्मूला क्या होता है, K का फार्मूला क्या होता है, K इक्वल टू क्या होता है 1/R L/A, कितना आ जाएगा 1/200, L/A की वैल्यू 1/2 कितना आ गया 1/400, कितना आ गया 1/400। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है K × 1000/m, क्या हो जाएगा 1/400 × 1000, और मोलैरिटी कितनी दी है 0.02। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है K × 1000/m नॉर्मैलिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 1/400 और यहाँ 1000, और नॉर्मैलिटी क्या होती है मोलैरिटी डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर। CuSO4 में Cu + 2 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा पूरा फार्मूला। इसी के बाद इन्हीं चीजों को पढ़ने के बाद हमारा एक टॉपिक है कोलरिज लॉ। क्या है इसके बाद हमारा कोलरिज लॉ। कोलरिज लॉ क्या बोलता है, कोलरिज लॉ बोलता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कोलरिज लॉ बोलता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोलरिज लॉ बोलता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल, कोलरिज लॉ क्या कहता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन सेपरेटली। मान लो ये A2B3 और इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसमें कितने आयन है 2 आयन है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा पानी डालते जा रहे हैं, तो उसमें भी अपन आयन खोज रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक आयन क्या है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, वो किसके बराबर होगी A3+ प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ B2 माइनस आयन, ये होगी मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर A का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई आगे करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पर B के पहले यहाँ पर क्या था बेस में 3, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ A3+ आयन है 100 यूनिट, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ B2 माइनस कितना है 200 यूनिट, और आपसे पूछ लिया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालो A2B3, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 × 100 प्लस 3 × 200 कितना आ जाएगा 800 यूनिट आ जाएगा। अब ये A2B3 की जगह क्या पूछ लेगा Al2SO4 होल थ्राइस, और आपको मोलर कंडक्टिविटी किसका दे देगा Al+3 का दे देगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, किसका दे देगा Al+3, और किसका दे देगा
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट -2 आयन। तो आप इसको मान लो A2 और इसको मान लो B3। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो क्या कह रहा है, कोई भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है, उस सॉल्यूशन में जितने आयन हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी सेपरेटली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन जैसे आयन A2 B3 है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई आगे और B3 में क्या है 3 का मल्टीप्लाई आगे। लेकिन अगर आपको यही चीज लैम्डा इक्विवेलेंट पूछे तो वहां पे क्या होगा, एक लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर। तो जो आपने 3 का 2 का मल्टीप्लाई आगे किया और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई आगे किया ना, उतने ही क्वांटिटी से नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमारा जो ये जब इसे डिवाइड करोगे तो 2 और 2 और ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो क्या होगा A2 B3 का, वो केवल इतना ही आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ A3 प्लस आयन प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ B2 माइनस आयन। आप कहोगे सर यहाँ पे कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने कोएफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करोगे ना बैलेंस फैक्टर से डिवाइड करोगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसी की लैम्डा इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी की जगह अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेंगे तो A प्लस B आयन की कितनी है अपनी 100 और इसकी कितनी है 200। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 300 यूनिट। ये हमारा कोलरिज लॉ है। कोलरिज लॉ में क्या आता है, ज्यादातर एप्लीकेशन क्या आता है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ द कोलरिज लॉ क्या है, टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये हो गया अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। दूसरा निकालते हैं अपन लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। और ज्यादातर वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3 COH का पूछता है, हम लोगों ने नोट्स में ऑलरेडी कर रखा है, इतना आप कर लोगे तो ये आपको हो जाएगा इधर तक। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग देखते हैं। अब तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो पार्ट ए में ये हो गया, पार्ट बी में कंडक्टिविटी हो गई और कोलरिज लॉ हो गया, इतने में आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चॉइस में एक और इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि हमें स्टार्टिंग में रहता है हम लोग के चैप्टर में, लेकिन हमने जानबूझ करके पर्पसली उसको छोड़ रखा था क्योंकि उसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अगर उसकी चॉइस में आपको कंडक्टिविटी वाला सेल कांस्टेंट इस टाइप का न्यूमेरिकल आए तो आप इसको सॉल्व करिएगा। लेकिन अगर आपको चॉइस ना मिले, जो कि चॉइस मिलती है एसएससी बोर्ड में, उस क्वेश्चन के साथ हमेशा आपको चॉइस रहेगी, तो आप उस क्वेश्चन को इन दोनों में से करिए। या तो आप ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू Q अपॉन 96500 वाला करेंगे, या फिर आप क्या करते हैं सेल कांस्टेंट मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये कर लीजिए, या कोलरिज लॉ कर लीजिए। लेकिन अब आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या है, कैसे होता है, तो हम आपको पूरे डिटेल में बता दे रहे हैं। ये हमारे एग्जाम्पल क्या होता है, डैनियल सेल। क्या है, डैनियल सेल। तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। तो हमारे ये क्या हो गया, तो हमने व्हीकल ले लिए और यहाँ पर आप ऐसे याद कर लिए लोन। क्या है, लोन। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट, यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या है एनोड, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव। जस्ट उल्टा, लेफ्ट के बाद क्या होगा राइट, रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक होगा हमारा सॉल्ट ब्रिज। क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हमारा सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है हमारा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, एक नंबर में आ सकता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कैसा हो सकता है, केसीएल सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर अगर सॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, अब आप खोजना क्या होता है अगर। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइट रखा भरा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू द डिफरेंस क्या हो रहा है, लेफ्ट में क्या हो रहा है लगातार ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट में लगातार क्या हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ड्यू टू द डिफरेंस इन द चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर अपीयर्स ऑन अ इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर अपीयर्स ऑन द इलेक्ट्रोड ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक reaction, electrochemical reaction, electrode get charged।
one of the electrode get positive charge, another one get negative charge. So this is our suppose this is our negative charge, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो जब आप ये इलेक्ट्रोड आपका चार्ज हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हुआ, ड्यू टू द डिफरेंस इन द चार्ज डेंसिटी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, आवर इलेक्ट्रोड गेट्स चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। और व्हेन आप इसे किसी वायर से कनेक्ट कर दोगे और बल्ब लगा दोगे तो ये हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, चल जाएगा। क्यों, इधर से इधर क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे और रिस्पांस अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट। जैसे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करता है बिल्कुल सेम ऐसे। तो आप लेट सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ZnSO4 और यहाँ पर क्या है, CuSO4। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब Zn दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा है, Zn+2। और यहाँ पर रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है, Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Cu। दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Cu। तो अगर ये ZnSO4 है और ये कर दिया है CuSO4, अगर रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn से Zn+2 और ये सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu+2 से Cu। अब यहाँ पर हर सेल का हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि गिवन रहता है, एक सीरीज होती है पूरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बीच में हाइड्रोजन आता है, फिर ऐसे जाते हैं, उसको रखने का तरीका है लेकर बार बार समझाते हैं, नाम अल्लाह नींद मांगे महान जानकर पीटी कलम नवाज को नीचे से लोग कालू है, वो सब आप देखते रहना, याद कर लेना। बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0। इसके ऊपर वाले क्या होते हैं, नेगेटिव, और उसके नीचे वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इनको अपन लोग करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा गिवन रहेगा, जैसे A+2 अपॉन A, और इसकी कोई वैल्यू गिवन रहेगी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, गिवन रहेगी, ज्यादातर गिवन ही रहती। तो अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लो दोनों का दिया है, दोनों इलेक्ट्रोड का, मान लो आपने दो सॉल्यूशन लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें एक तरफ है जिंक, एक तरफ क्या है, कॉपर, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका जिंक का दिया है वो दिया है आपको, मान लो कोई वैल्यू दी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका दिया, कॉपर का। तो EMF ऑफ द सेल होता है, जो E नॉट सेल होता है, वो क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड, या फिर E राइट माइनस E लेफ्ट, या फिर हम बोल सकते हैं E जिसकी वैल्यू हाई माइनस जिसकी वैल्यू लो। कोई भी फॉर्मूला आप लगा करके आप E नॉट सेल निकाल सकते हो, कैथोड माइनस एनोड। मान लो यहाँ पर इसका जिंक का हमारा यहाँ पर दिया है, इसका कैथोड इसका दिया है 0.34, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है 0.34, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है -0.76। तो हमारा अगर इन नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.34 माइनस 0.76, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.10 वोल्ट। क्या आ जाएगा 1.10 वोल्ट। इस तरीके से आप ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब तब पॉसिबल है जब हमारा कैसी सिचुएशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये तभी पॉसिबल है इस तरीके का सॉल्व करना जब हमारा ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये जो हमारी कंसंट्रेशन है दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कितनी है 1 मोलर। कितनी है 1 मोलर। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना है 1 atm। क्या है प्रेशर 1 atm। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इफ स्टैंडर्ड कंडीशन नॉट मेट, इफ स्टैंडर्ड कंडीशन नॉट प्रेजेंट मतलब कंसंट्रेशन जो है, जो हमारी कंसंट्रेशन है नॉट इक्वल टू 1 मोलर। कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर नहीं है तब क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब अगर हमारा 1 मोलर नहीं है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ZnSO4 सॉल्यूशन 1 मोलर नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, ये 0.05 0.02 इस फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी यूज नेस्ट इक्वेशन। क्या यूज करेंगे, नेस्ट इक्वेशन। तो नेस्ट इक्वेशन में क्या होता है, ई सेल की वैल्यू होती है E नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन n log concentration of the product ion अपॉन concentration of the reactant ion। जैसे इस क्वेश्चन में अगर ये दे दिया होता हम लोगों को कि यहाँ पर अगर ये दिया है, इसका ये दिया हुआ है और इसकी कंसंट्रेशन मान लो Zn से Zn+2 की वैल्यू दी है हमारी 0.001 और इसकी Cu+2 से Cu की वैल्यू दी है 0.01। तो हम पूरी रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, Zn से क्या बन रहा है Zn+2
और Cu+2 से क्या हो रहा है Cu, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आयन क्या आ रहा है Zn+2, रिएक्टेंट आयन क्या आ रहा है Du+2। तो यहाँ पर E सेल की जब आप वैल्यू निकालोगे तो E0 सेल कितना है 1.10 और कितने चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे 2 का। यहाँ पे 0.06 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2, कितने चार्जेस का आदान प्रदान हो रहा है उसे क्या बोलेंगे अपन लोग 2। और यहाँ पर लॉग वेस्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आयन Zn+2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 और यहाँ पे कितनी है 0.01। जब आप सॉल्व करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा 10 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.10 माइनस 0.03 लॉग और tan इनवर्स लॉग बेस टाइम tan इनवर्स लॉग तो -1 आ गया, तो 1.10 प्लस 0.03 तो 1.13 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1.13 वोल्ट। लेकिन हमने बहुत इजी तरीके से बताया क्योंकि हम चाहते हैं कि आप नेक्स्ट इक्वेशन वाला क्वेश्चन ना करें, अगर गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप इसकी जगह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी वाले कॉलर्स लॉ तो 2 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में नेक्स्ट इक्वेशन के साथ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे सेकंड लॉ का न्यूमेरिकल रहेगा, या फिर इसके साथ कंडक्टिविटी वाला रहेगा जिसमें अपन लोग को मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस वाले क्वेश्चन को करें। अब नेक्स्ट इक्वेशन के जो कटिंग क्वेश्चन है 3y की लगाओगे जब एल्युमिनियम होगा तो n की वैल्यू 6 चला जाएगा। मान लो एक इक्वेशन है, मान लो एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर अगर मान लो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो पावर भी उड़ेगी, यहाँ पे पावर 1 2 या 3 ये सब भी आता रहेगा। मान लो अगर आपने कोई एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम में ज्यादातर n की वैल्यू चार्ज ट्रांसफर कितना होता है 6। आपको रिडॉक्स की तरीके से इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। रिडॉक्स आपने पढ़ाया जो इलेक्ट्रॉन्स की तरह बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के आयन का जो कोएफिशिएंट है उसे पावर में ले जाना पड़ेगा। ये तो मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया है, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो 5-6 क्वेश्चन की एक नेक्स्ट इक्वेशन की वीडियो हम लोग फिर से बना लेंगे और उसको कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री की पूरी सीरीज को खत्म कर दिया, अब आगे हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे।